तो बच्चों पिछले वाले अंक में आपको बता दिया गया था कि समोदिया अब कहाँ है। वो बड़ी बहुरिया के मायके में है। तो जब बूढ़ी माता को पता लगता है कि उसकी बेटी ने कोई संदेश उसके लिए नहीं भेजा तो वो थोड़ी उदास हो जाती है। तो वो कहती है उदास होकर के कि तुम कोई संवाद लेकर नहीं आए। तो वो कहता है जी नहीं, कोई संवाद नहीं। ऐसे बड़ी बहुरिया ने कहा कि यदि छुट्टी हुई तो दशहरा के समय गंगा जी के मेले में आकर माँ से भेंट मुलाकात कर जाऊंगी। बूढ़ी माता चुप रही। हरगोविंद बोला छुट्टी कैसे मिले, सारी गृहस्थी बड़ी बहुरिया के ऊपर ही है। बूढ़ी माता बोली मैं तो बबुआ से कह रही थी कि जाकर दीदी को लिवा लाओ, यहीं रहेगी। अब वह वहाँ क्या रह गया है, जमीन जायदाद सब चली गई है। तीनों देवर अब शहर में जाकर बस गए हैं, कोई खोज खबर भी नहीं लेते। मेरी बेटी अकेली है। तो इस पर हरगोविंद ने क्या कहा था, ये सारांश आपको पिछले वाले अंक में पढ़ा दिया गया है। इस पर हरगोविंद ने कहा था कि ऐसी बात नहीं है माई जी, जमीन जायदाद तो अभी भी कोई कम नहीं है, बहुत है जितनी भी है। टूट भी गई है तो आखिर आखिर बड़ी हवेली ही सवांग नहीं है, घर के सब सदस्य नहीं है, ये बात ठीक अपनी जगह है। मगर बड़ी बहुरिया का तो सारा गांव ही परिवार है, हम उसको अपने से अलग नहीं मानते, पूरा गांव उसको अपना मानता है। हमारे गांव की लक्ष्मी है बड़ी बहुरिया, गांव की लक्ष्मी गांव छोड़कर शहर कैसे जाएंगी, यूं देवर लोग हर बार आकर के लिवा ले जाने की जिद करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपने पिछले वाले अंक में पढ़ ली थी। अब आपको ये भी बता दिया गया था कि उसके सामने जो भोजन आता है, जलपान आता है, उसमें तरह तरह के व्यंजन हैं। तब उसको बड़ा दुख होता है कि यहाँ एक मैं हूँ जिसको इतना कुछ खाने को मिल रहा है, दूसरा इसी घर की एक बेटी है जिसको खाने के लिए बथुआ साग नसीब हो रहा है। तो अब रात को उसको नींद नहीं आती, रात भर वो सोचता रहता है कि ये मैंने क्या कर दिया, झूठ क्यों बोला, मुझे सच बता देना चाहिए था। तो ये सारे सवाल रात भर उसको नींद नहीं आने देते। वो याद करता है आँखों अब यहाँ से आपको पढ़ा रहे हैं, उसके बाद में पिछले अंक के बाद में यहाँ से शुरू करते हैं। आँखों के सामने बड़ी बहुरिया बैठी रही, सिसकती रही, आंसू पोंछती हुई। वो उसको याद कर रहा है, ख्याल में याद कर रहा है बड़ी बहू को कि कैसे वो रो रही है, कैसे वो आंसू पोंछ रही है। सुबह उठकर उसने दिल को कड़ा किया। किस लिए खड़ा किया कि आज मैं सारी बात जो सच्चाई है उस बड़ी बहुरिया की माँ के सामने बता दूंगा कि मैं किस उद्देश्य से यहाँ आया था। वह संवादिया है और क्यों ना बताऊं, मैं तो संवादिया हूँ, मेरा तो काम ही यही है, प्रोफेशन यही है मेरा। उसका काम है सही सही संवाद पहुंचाना। वह बड़ी बहुरिया का संवाद सुनाने के लिए ही तो बूढ़ी माता के पास जा बैठा। बूढ़ी माता ने फिर उससे पूछा क्या है बबुआ, कुछ कहोगे, कुछ तुम्हारे दिल में है क्या, तुम कुछ कहना चाहते हो शायद लेकिन कह नहीं पा रहे हो, बात है क्या बताओ ना। माई जी मुझे इसी गाड़ी से वापस जाना होगा। एक बार फिर झूठ बोल गया वो। बैठा आया था किस लिए कि अब तो मैं दिल खड़ा करके कह ही दूंगा, लेकिन अब उससे फिर से नहीं कही गई वह बात। उसका जो दिल था उसका साथ नहीं दे रहा था। कहने लगा कि मुझे अब इस गाड़ी से वापस जाना है, कई दिन हो गए हैं। अरे इतनी जल्दी क्या है, एक आध दिन रहकर मेहमानी तो कर लो, कल ही तो आए हो, इतनी जल्दी क्या है जाने की। तो कहता नहीं माई जी इस बार आज्ञा दीजिए, अब तो जाना ही पड़ेगा। दशहरा में मैं भी बड़ी बहुरिया के साथ आऊँगा ना, तब डटकर 15 दिनों तक मेहमानी करवाऊंगा, आपसे अपनी खातिरदारी कराऊंगा, लेकिन अब मुझे जाना पड़ेगा, मुझे जाना है। तो बेचारी बुढ़िया सन्न रह गई, चुप रह गई। बार बार उसके मन में आता था कि शायद ये मेरी बेटी का कुछ संदेश जरूर है जिसको बताना चाहता है, लेकिन वो हर बार मना कर देता है, तो माँ को बड़ा कष्ट होता है। बूढ़ी माँ तो बोली ऐसी जल्दी थी तो आए ही क्यों। अब थोड़ा सा क्या उल्हाने का भाव है, उपालंब का भाव है। अरे भाई जब तेरे पास टाइम नहीं था हमारे घर में एक रात रुकने का, 2 रात रुकने का, तो फिर आया ही क्यों था तू। सोचा था बिटिया के लिए दही चूड़ा भेजूंगी, सो दही तो नहीं हो सकेगा आज। थोड़ा चूड़ा है बासमती धान का, वो तो लेते जाओ मेरी बेटी के लिए। चूड़ा की पोटली बगल में लेकर हरगोविंद आंगन से निकला तो बड़ी बहुरिया के बड़े भाई ने पूछा क्यों भाई, रहा खर्च तो है, रास्ते का खर्च है तुम्हारे पास में, ऐसा तो नहीं कि पैसे वैसे की कमी हो। क्योंकि बच्चों ये पुराना जमाना था ना, उस समय इनकी बड़ी कद्र होती थी। इन लोगों की जो अच्छे परिवार होते थे बड़ी कद्र करते थे, उनको विदायगी भी देते थे और आने जाने का खर्च भी देते थे। तो हरगोविंद से जब पूछा गया कि भाई रास्ते का खर्च है, तो हरगोविंद बोला भैया जी आपकी दुआ से किसी बात की कोई कमी नहीं है, हर चीज़ है, कोई समस्या नहीं। स्टेशन पर पहुंचकर हरगोविंद ने हिसाब किया, उसके पास जितने पैसे हैं उससे कटिहार तक का टिकट वह खरीद सकेगा, और आगे का नहीं। इतने पैसे उसके पास में नहीं था कि वो घर तक का इंतजाम कर लेता, केवल कटिहार तक ही वो खर्च चला सकता था। और यदि चौवन्नी नकली साबित हुई, उसमें भी अगर चौवन्नी ना चली, चौवन्नी थी उसके पास में, तो सैमापुर तक का ही टिकट मिलेगा।
बिना टिकट के वह एक स्टेशन भी नहीं जा सकेगा। डर के मारे उसकी देह का आधा खून सूख जाएगा, क्योंकि अब उसने अंदाजा लगा कि उसके पास में पैसे बहुत कम हैं, इतने भी पैसे नहीं है जिससे कि वो अपनी मंजिल के लिए टिकट भी खरीद सके। गाड़ी में बैठते उसकी हालत अजीब सी हो गई, हाथ पैर फूलने लगे। वह कहाँ आया था, क्या करके जा रहा है, किस लिए आया था बच्चों को? वो आया था बड़ी बहुरिया का संदेश उसकी माँ तक पहुंचाने के लिए, और क्या करके जा रहा है? झूठ बोल के जा रहा है, यानी वो संदेश उसने उसकी माँ तक नहीं पहुंचाया। बड़ी बहुरिया को जाके क्या जवाब देगा इस चीज़ की, उसके इस वजह से उसके पैरों में क्या थी, कंपन पैदा हो गया था। यदि गाड़ी में निर्गुण गाने वाला सूरदास नहीं आता तो न जाने उसकी क्या हालत होती। अब क्या होता है, इसी बीच में एक अंधा है जो गाने गाता फिरता है ट्रेन में, उसके गाने में वो खो गया और अपनी जो समस्याएं थी उनको वो भूल गया। सूरदास के गीतों को सुनकर उसका जी स्थिर हुआ, थोड़ा स्थिर हो गया उसका मन। अब तक जो मन में उछल कूद चल रही थी वो सब शांत होती चली गई, जो ज्वार उठ रहा था वो शांत हो गया। क्या कह रहा था वो सूरदास? सूरदास ये वो नहीं है जो आप कभी समझते हो, बल्कि ये कोई अंधा आदमी अलग से गाना गाने वाला, ट्रेन में जैसे गाते हैं। आहो रामा नेहरा को सुख सपन भयो, अब देश पिया को डोलिया चली, भाई रो मती ये है कर्म की गति। तो ये क्या है, एक दार्शनिक भाव वाला गीत है। तो ये वो गीत सूरदास गा रहा है। इस गीत को सुन करके जो संदेश वाहक है हरगोविंद, वो अपनी जो गलतियां हैं उनको थोड़ा कुछ पल के लिए भुला देता है। अब सूरदास चला गया तो उसके मन में बैठी हुई बड़ी बहुरिया फिर से रोने लगी। किसके लिए इतना दुख सहूं? फिर से उसको बड़ी बहुरिया की याद आती है कि मैं किसके लिए इतना दुख सहूं, मेरा है ही कौन। 5 बजे भोर में वह कटिहार स्टेशन पहुंचा। भोंपे से आवाज आ रही थी, बैरगद्दी, कुसियार और जलालगढ़ जाने वाले यात्री 1 नंबर प्लेटफार्म पर चले जाएं। अब आपको पता है उसको कहाँ जाना था? उसको जाना था जलालगढ़, क्योंकि उसका गाँव था। हरगोविंद को जलालगढ़ जाना है, किंतु वह 1 नंबर प्लेटफार्म पर कैसे जाएगा? उसके पास तो कटिहार तक का ही टिकट है। अब आगे अगर वो प्लेटफार्म पे बिना टिकट के घूमेगा तो वो जेल भी जा सकता है। जलालगढ़ 20 कोस, जलालगढ़ की दूरी वहां से कितनी थी? 20 कोस की। बड़ी बहुरिया राह देख रही होगी, 20 कोस की मंजिल भी कोई दूर की मंजिल है, वह पैदल ही जाएगा। अब उसने निश्चय कर लिया, कोई बात नहीं, जेब में पैसे नहीं तो क्या हुआ, पैदल चला जाऊंगा, 20 कोस चलना कोई बड़ी बात थोड़ा ही है। हरगोविंद महावीर विक्रम बजरंगी का नाम लेकर पैदल ही चल पड़ा, हनुमान जी को याद करके। 10 कोस तक वह मानो बाई के झोंके पर रहा, क्योंकि उसमें शरीर में ताकत थी उस समय तक, तो इसलिए वो तेजी से चलता रहा। कस्बा शहर पहुंचकर उसने पेट भर पानी पी लिया, कहीं नल देखा तो नल से पानी पी लिया। पोटली में नाक लगाकर उसने सूंघा। पोटली किस चीज की थी? चूड़े की, बासमती धान के चूड़े की। तो उसने सूंघा बासमती धान का चूड़ा। आहा, माँ की सौगात बेटी के लिए नहीं, वह चाहता तो उसमें से कुछ खा सकता था, लेकिन ये तो एक माँ की सौगात अपनी बेटी के लिए थी, इसलिए उसने इसमें से कुछ भी मुट्ठी भर भी नहीं खाया। किंतु वह क्या जवाब देगा बड़ी बहुरिया को, ये सवाल फिर से उसके मन में आया। बड़ी बहुरिया की डबडबाई हुई आंखें उसको गांव की ओर खींच रही थी। मैं बैठी राह तकती रहूंगी। अंत में उसने, याद है आपको बच्चों क्या कहा था? उसने कहा था कि वो संवदिया में तेरी राह देखूंगी, आना मेरे पास जरूर जल्दी। 15 कोस, माँ से कहना अब नहीं रह सकूंगी। 16, 17, 18, यानी वो इतना चल दिया। 15 कोस चला, उसके बाद में 16, 17, 18, और मन में वही विचार उसके चलते रहे बड़ी बहुरिया के। जलालगढ़ स्टेशन का सिग्नल दिखाई पड़ता है, गांव का ताड़ सिर ऊंचा करके उसकी चाल को देख रहा है, यानी वो गांव के बिल्कुल समीप आ गया। 18 कोस चल पड़ा है वो, 2 कोस अभी शेष है। गांव के जो पेड़ पौधे हैं वो आने शुरू हो गए हैं। उसी ताड़ के नीचे बड़ी हवेली के दालान पर चुपचाप टकटकी लगाकर देख रही है बड़ी बहुरिया। क्या देख रही है? उसकी इंतजार, भूखी प्यासी, हमरो संवाद ले जाओ रे संवदिया या। ठीक है, तो इस तरह से बड़ी बहुरिया उसको याद कर रही होगी, उसकी वापसी का इंतजार कर रही होगी। लेकिन यह कहाँ चला आया हरगोविंद? यह कौन गांव? पहली सांझ में ही अमावस्या का अंधकार। अब उसका जो स्वास्थ्य था वो जवाब देने लगा था। वो आया तो अपने गांव में ही था, लेकिन उसको लगने लगा कि मैं अपने गांव में नहीं आया, पता नहीं कहाँ आ गया हूँ। कारण क्या था? उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। किस राह से वह किधर जा रहा है उसको कुछ नहीं पता। नदी है, कहाँ से आ गई नदी? नदी तो नहीं थी। खेत हैं, ये झोपड़े हैं या हाथियों का झुंड? ताड़ का पेड़ किधर गया मेरे गांव वाला जो दिखता था दूर से? वह राह भूलकर न जाने कहाँ भटक गया। इस गांव में आदमी नहीं रहते क्या जिनसे पूछ लूं? कहीं कोई रोशनी भी नहीं दिखाई दी, किससे पूछूं?
कहाँ है वह रोशनी या आंखें, वह खड़ा है या चल रहा है, उसको कुछ नहीं पता, यानी वो अपने होश हवास खो चुका है अब तक। वह गाड़ी में है या धरती पर, उसे कुछ नहीं पता। हरगोविंद भाई आ गए, बड़ी बहुरिया की बोली या कटिहार स्टेशन का भोंपा बोल रहा है, तो उसको एक सेंटेंस सुनाई देता है कानों में, हरगोविंद भाई आ गए। पता नहीं क्या था ये सेंटेंस, बड़ी बड़ी बहुरिया की आवाज़ थी या कटिहार स्टेशन का भोंपा था। हरगोविंद भाई क्या हुआ तुमको? बड़ी बहुरिया। हरगोविंद ने हाथ से टटोल कर देखा, वह बिछावन पर लेटा हुआ है। उसने हाथ फेरा तो देखा कि वो एक बिछौने पे लेटा हुआ है चारपाई के ऊपर, और सामने बैठी छाया को छूकर बोला, अब देखो वो कहाँ है, वो बड़ी बहुरिया के पास में ही है। सामने बैठी छाया को छूकर बोला, बड़ी बहुरिया। हरगोविंद भाई, अब जी कैसा है और तुम्हारी तबीयत कैसी है? तो बच्चों क्या हुआ होगा, आप अंदाज लगा सकते हैं। हरगोविंद बेहोश होके जंगल में रास्ते में ही गिर गया होगा, कोई उसको उठा के उस गांव तक लेके आया होगा और वो बड़ी बहुरिया के पास उसको लेके कोई गया होगा। तो वो पूछती है, हरगोविंद भाई अब जी कैसा है, तबीयत कैसी है, लो एक घूंट दूध और पी लो। यानी उसको बेहोशी में उसने पहले कुछ दूध पिला दिया होगा। वो कहती है कि लो और पी लो। मुंह खोलो, हाँ पी जाओ पी जाओ, पियो दूध पियो, बहुत कमजोर हो गए हो, बहुत थक गए हो। हरगोविंद होश में आया, बड़ी बहुरिया का उसने पैर पकड़ लिया। पैर पकड़ के कहता है हरगोविंद, बड़ी बहुरिया मुझे माफ करो, मैं तुम्हारा संवाद नहीं कह सका, तुम्हारा जो काम था मैं उसको नहीं कर पाया। तुम गांव छोड़कर मत जाओ, तुमको कोई कष्ट नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हारा बेटा हूँ। बड़ी बहुरिया गांव छोड़ के मत जाना। बड़ी बहुरिया तुम मेरी माँ, सारे गांव की माँ हो, सारा गांव तुम्हारी संतान है, तुम्हारा पाल्य है, तुम सबकी पालन करने वाली हो माँ, मेरे गांव को छोड़ के माँ मत जाना। मैं अब निठल्ला बैठा नहीं रहूंगा, लोग मुझे निठल्ला कहते हैं, कामचोर कहते हैं, अब मैं काम करूंगा, तुम्हारा सब काम करूंगा। बोलो बड़ी माँ, तुम इस गांव को छोड़ के तो नहीं चली जाओगी, बोलो ना माँ। तो यहाँ बच्चों आप देख रहे हो कितना भावुकता भरा संवाद है, कितनी भावुकता भरी ये बातचीत है कि वो बड़ी बहुरिया को अपनी माँ के समान मानता है। उसका एक हिसाब से क्या कह सकते हैं, पूरी तरह से उसका मन परिवर्तन हो चुका है। संवदिया अब वो संवदिया नहीं रहा, बल्कि उसने बड़ी बहुरिया के साथ में माँ बेटे का रिश्ता कायम कर लिया। उसको पता है कि एक इस उम्र में इसको एक बेटे की ज़रूरत पड़ेगी, जो इसके यहाँ तो कोई बेटा नहीं है, तो कम से कम मैं ही उस फर्ज को पूरा करूँ, क्योंकि इस पूरे गांव को उसने अपनी संतान की तरह पाला है। तो इस गांव का एक वासी होने के नाते मेरा एक फर्ज बनता है कि मैं बुढ़ापे में उसकी सेवा करूँ। ठीक है, तो ये बात पूरी हो जाती है। अंतिम वाक्य है, बड़ी बहुरिया गर्म दूध में एक मुट्ठी बासमती चूड़ा डालकर, वही जो लेके आया था, गर्म दूध में ला करके उसको देती है, मसकने लगती है, उसको मसकने मतलब उसको मिलाने लगती है, स्मैश करने लगती है। संवाद भेजने के बाद से ही वह अपनी गलती पर पछता रही थी। उसको इस बात का भी दुख था कि मैंने यार इसको खामखा परेशान कर दिया, तो उसको अपनी इस गलती का पछतावा था कि क्यों, क्या ज़रूरत थी मुझे अपनी माँ के पास ऐसा संदेश भेजने की जिसने तो इसकी जान ही ले ली थी इस लड़के की। तो इस तरह से बच्चे पाठ पूरा हो गया, एक्सरसाइज आ गई। एक्सरसाइज आप अपने आप प्रश्नों के उत्तर खुद लिखने की कोशिश करना। धन्यवाद।